हेलो स्टूडेंट्स, समय एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ। अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। बज चुके दोपहर के एक। स्वागत है आप सभी का ठीक दोपहर की 1 बजे की क्लास, जिसमें हम लोग करते हैं कंप्यूटर के एमसीक्यू क्वेश्चंस, वो भी बिल्कुल बेसिक से। तैयार हो आप सभी लोग? शुरू करते फिर अपने आज के सेशन को, जिसमें हम लोग करने वाले हैं बेसिक टॉप एनसीईआरटी के 30 क्वेश्चंस। अच्छा, कुछ के आंसर आप लोगों को पता होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसके अंदर हमें कंफ्यूजन हो जाती है ना। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ही आप सेशन देखते हो। ठीक है जी, चलो तो शुरू कर दें फिर अपने आज की क्लास को बेहतरीन तरीके से। एक बार जल्दी से सभी स्टूडेंट सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो नए बच्चे आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही में मशाल बैच के बारे में मैं थोड़ी सी चीजें आपको बताना चाहूंगी। मशाल एक ऐसा बैच है जिसमें 25 से ज्यादा कोर्सेज आप लोगों को 2 साल की वैलिडिटी के साथ दिए जाते हैं। मतलब एक बार कोर्स परचेज करने के बाद 2 साल तक आराम से आप सेशन को ले सकते हैं। किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं इनमें से, तो मशाल बैच आपके लिए बहुत यूजफुल है। मशाल बैच 1499 का बैच है, ये इसकी फीस है। और याद रखिएगा 2 साल की फीस है। नॉर्मली भी अगर आप 1 या 2 सब्जेक्ट का ट्यूशन लगाते हो तो 1000 के हिसाब से 2000 तो 2 सब्जेक्ट के ट्यूशन के हो जाते हैं, वो भी 1 महीने के। तो जब 1 महीने के लिए 2000 आप ट्यूशन में दे सकते हैं, तो क्या कोर्सेज लेने के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो क्या आप 1500 में 2 साल तक के लिए कोर्स ले सकते हैं और तैयारी को मजबूत भी कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको बता देती हूं कि इस रविवार मतलब कि संडे होने जा रहा है कुछ नया कंप्यूटर की दुनिया में। तो मैं लेकर आ रही हूं इस रविवार मतलब 22 मई को सुबह 9 बजे कंप्यूटर का महाज्ञान। तो अब मिलेगा कंप्यूटर का ज्ञान कैसे, कहां पर, किस प्रकार से, ये सब चीजें जानने के लिए जुड़ना पड़ेगा संडे को सुबह 9 बजे। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 को करिए, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, और आपका समय शुरू होता है अब। करिए जरा इसको एक बार फटाफट से। है ना, करो जरा एक बार। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए कौन सा ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा? आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। देखो बोल क्या रहा है ये, कंप्यूटर 0 और 1 पर ही काम करता है। वो कौन सा कंप्यूटर है जो 0 और 1 पे काम करता है? नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते। कौन सा कंप्यूटर 0 1 पे काम करता है? तो डिजिटल कंप्यूटर 0 और 1 पे काम करता है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। आंकड़ों के बारे में गणना करने वाला, आंकड़ों के बारे में गणना करने वाला डिजिटल कंप्यूटर होता है। फिजिकल यूनिट्स को बताने वाला या देखने वाला, अगर हम बात करते हैं भौतिक इकाइयों को बताने वाला या देखने वाला, वो एनालॉग कंप्यूटर होता है। और हाइब्रिड, जिसके अंदर डिजिटल वाले काम भी होते हैं और एनालॉग वाले भी। क्वेश्चन आ सकता है कि जो पेट्रोल पंप पे यूज किए जाने वाले सिस्टम होते हैं वो कैसे होते हैं? तो पेट्रोल पंप में जो सिस्टम यूज किए जाते हैं, वे कितने का पेट्रोल डलवाना है, कितने रुपए लीटर चल रहा है पेट्रोल? लगभग 100 या 110 के आसपास होगा, अलग अलग वेरी करता है। दिल्ली में थोड़ा सस्ता हो जाता है, गाजियाबाद में थोड़ा महंगा हो जाता है। तो पेट्रोल की अगर मैं बात करती हूँ, पेट्रोल पंप पे भाई आपको 100 रुपए का पेट्रोल डलवाना है, 100 डाले, उतनी ही प्रेशर से निकलेगा पेट्रोल और आपकी गाड़ी में डल जाएगा, फिर खुद बंद हो जाता है। तो वो सिस्टम हाइब्रिड पर काम करता है। या ईसीजी की मशीन जो होती है, जो दिल की धड़कन बताती है, धक 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 धक, तो इसमें भौतिक इकाइयों से आंकड़ों को दर्शाने का काम ये भी हाइब्रिड के सिस्टम पर ही होता है। HLH की फुल फॉर्म क्या होगी? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HLL? HLL की फुल फॉर्म क्या होगी बताना है। क्वेश्चन नंबर 2, आपका समय शुरू होता है अब। बताइए जरा क्या आंसर हो सकता है। बातें बाद में कर लेना, पढ़ लो पहले, बात ही खत्म नहीं होती आपकी। करिए जरा फटाफट से, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा।
बताइए जरा, HLL की फुल फॉर्म क्या होती है? तो HLL की फुल फॉर्म होती है हाई लेवल लैंग्वेज। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अच्छा, एक और चीज मैं इसमें आपको बताऊंगी, भाषा जो होती है ना, कंप्यूटर की भाषा को दो पार्ट में बांटा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कंप्यूटर की लैंग्वेज कितने प्रकार की होती है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस आर देयर इन कंप्यूटर, कंप्यूटर की भाषा को मेजरली दो प्रकार में बांटा जाता है। एक होती है लो लेवल लैंग्वेज, जिसको हिंदी में कहा जाता है निम्न स्तरीय भाषा, जिसको हिंदी में कहा जाता है निम्न स्तरीय भाषा। और एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज, एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज, जिसको उच्च स्तरीय भाषा कहा जाता है, जिसको उच्च स्तरीय भाषा कहा जाता है। क्लियर है? अब कंप्यूटर तो मशीन है, वो तो मशीनरी लैंग्वेज ही समझेगा, 0110। इसके अंदर भी अगर आप देखोगे तो और डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। लो लेवल लैंग्वेज में मशीनी भाषा भी आती है, लो लेवल लैंग्वेज में मशीनी भाषा भी आती है, जिसमें 0 और 1 को भी देखा जाता है। और इसी के अंदर असेंबली भाषा भी आती है, इसी के अंदर असेंबली भाषा भी आती है, जिसको निमोनिक भाषा कहा जाता है, बड़े शब्दों के लिए छोटे शब्दों में लिखना। क्लियर है? हाई लेवल लैंग्वेज में वो सारी भाषाएं जिनका इस्तेमाल करके प्रोग्राम बनाए जाते हैं, चाहे वो बेसिक भाषा हो, चाहे वो फोर्टेन हो, चाहे वो कोबोल हो, चाहे वो सी हो, चाहे वो C++ हो, चाहे वो जावा हो, तो ये सारी भाषाएं इसके अंदर आती हैं। क्लियर है? अच्छा, एक और चीज इसके अंदर देखो, पॉइंट के अंदर से पॉइंट निकलते हैं, केवल क्वेश्चन आंसर करोगी तो वही है, फिर दिक्कत आती है। कुछ चीजें समझनी भी चाहिए। असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में कौन बदलेगा? देखो, कंप्यूटर डायरेक्टली मशीनी भाषा समझता है, अब लोगों ने अपने सुविधा के अनुसार असेंबली भाषा बना ली, लेकिन कंप्यूटर तो मशीनी भाषा ही समझेगा। तो अब असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलने के लिए कौन से भाषा अनुवादक का इस्तेमाल किया जाता है? तो असेंबलर का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक लैंग्वेज कन्वर्टर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। और हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी भाषा में बदलने के लिए दो चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, एक होती है इंटरप्रीटर और एक होती है कंपाइलर। एक होते हैं इंटरप्रेटर, एक होते हैं कंपाइलर। कंपाइलर सारे डेटा को एक साथ बदल देता है, इंटरप्रेटर एक एक लाइन पढ़ता है फिर डेटा को बदलता है। अब इसी स्क्रीन में कम से कम आपको 5 से 6 क्वेश्चन और उसके आंसर भी मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट देखो। इनमें से किसे पहला प्रोग्रामर कहा जाता था? इनमें से कौन पहला प्रोग्रामर है? बताइए जरा, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए कौन सा ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा? बताओ जरा एक बार फटाफट से। इनमें से किसे फर्स्ट प्रोग्रामर कहा जाता है? बताइए जरा जल्दी से। फर्स्ट प्रोग्रामर किसे कहा जाता है? किसने बनाया था पहला प्रोग्राम? कल हमने पढ़ा था शायद। एनालिटिकल इंजन में सबसे पहले प्रोग्राम को बनाने, बातें बाद में जो भी पूछना है बाद में पूछ लेना, मतलब जब क्लास को एंड होने में 10 मिनट रह जाएंगे ना, मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगी जो भी आप पूछ रहे हो, पर क्लास के बीच में मत बोलना, ठीक है। पहली प्रोग्रामर बनाने वाली एक महिला थी, लेडी एडा लवलेस अगस्ता पूरा नाम था। 1842-44 के दौरान इन्होंने चार्ल्स बेबेज के एनालिटिकल इंजन में प्रोग्राम बनाया था, जिसको पंच कार्ड के द्वारा डाला गया था। पंच कार्ड उस टाइम पे एज इनपुट डिवाइस काम करता था, ठीक है, जिसको पंच कार्ड के द्वारा डाला गया था। क्लियर है? पंच कार्ड किसने इन्वेंट किया? इसके ऊपर भी बहुत सारी राम कहानियां हैं। क्लियर है? आगे चलें। और ये बाइनरी कोड पे बना था, 0110 पे बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा? पढ़िए जरा इसको, बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए कौन सा ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट होगा? करिए तो जरा इसको जल्दी से, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। इनपुट प्रोसेस आउटपुट, बिल्कुल ये चार्ल्स बेबेज की रणनीति थी। करिए जरा जल्दी से, क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। बताओ बताओ बताओ। सी आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, डी भी आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। इसके बारे में और भी जानकारियां देना भाई, केवल आप ABCD करते हो, जितनी चीजें पता है सब बता दिया करो।
भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था परम 8000। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। पता है क्या हुआ था, हम लोगों ने क्या किया, भारतीय, भाई हम बाद में आजाद हुए, जाहिर सी बात है, तो हमें टेक्नोलॉजी बनाने में समझने में टाइम लग गया था। आपने एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बहुत चीजें सुनी होगी। उनको बुलाया गया था बाहर अमेरिका में, लेकिन बोला गया था आप कॉपी या पेन नहीं लेकर आओगे, कहीं पता चला आप हमारे सारे फॉर्मूले लिख कर ले गए तो उन्होंने सारी चीजें अपने दिमाग में ही स्टोर कर ली थी। ठीक है, सुनी होगी आपने चीजें सारी, पोखरण वाली कहानी, बहुत सारी चीजें उनके ऊपर हैं। तो वही चीजें होती थी, भारतीयों को थोड़ा नीचे समझा जाता था। तो उस टाइम पर हमें मना कर दिया बाहर के देशों ने कि आप सुपर कंप्यूटर हम आपको नहीं देंगे, नहीं तो आप देखकर बना लोगे, चिटरकॉक तो हो आप। तो भारत ने कहा आप नहीं दोगे कोई बात नहीं, हम बनाएंगे। भारत में पहला सुपर कंप्यूटर बनाया गया परम 8000। कब बनाया गया था, तो 1991 में, 1991 में बनाया गया था। कहां पर बनाया गया था, तो सीडेक पे बनाया गया था। सीडेक जो कि पुणे में स्थित है। सीडेक की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंटर फॉर, फुल फॉर्म आती है सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस्ड कंप्यूटिंग। सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस्ड कंप्यूटिंग, ये फुल फॉर्म हो जाती है एडवांस्ड कंप्यूटिंग। किसकी, सीडेक की फुल फॉर्म हो जाती है। क्लियर है। और किसने बनाया, उस टाइम पर इसके निर्देशक कौन थे, जो इसको निर्देश कर रहे थे, उनका नाम है विजय पांडुरंग भाटकर। विजय पांडुरंग भाटकर। सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, तो बड़े बड़े वैज्ञानिक या बड़े बड़े मैथमेटिशियंस के द्वारा किया जाता है। सुपर कंप्यूटर की स्पीड को किस में मापा जाता है, तो सुपर कंप्यूटर की गति को फ्लॉप्स में मापा जाता है। फ्लॉप्स की फुल फॉर्म होती है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड विल बी द राइट आंसर। ओके, आगे चले। हाँ जी, याद रखना, ये भी पूछा जाता है कि भारत में सुपर कंप्यूटर के पापा कौन, तो भारत में सुपर कंप्यूटर के पिताजी विजय पांडुरंग भाटकर को कहा जाता है। हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, चाहे सन हो, चाहे जगह हो, चाहे नाम हो। आगे, कंप्यूटर को भाषा, मतलब कंप्यूटर की भाषा को कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है। अब यहां पर दो तो ऑप्शन में है नहीं, चलो देखते हैं आप क्या आंसर करते हो। क्वेश्चन नंबर 5, अगर दो ऑप्शन में ना हो फिर आप क्या करोगे, करना जरा इसे, करिए जरा फटाफट से। कुणाल बच्चा क्या कह रहे हो, बेसिक क्वेश्चन को छोड़कर बेसिक से पढ़ाइए। बच्चा बेसिक के तो क्वेश्चंस करवा रही हूं मैं, एमसीक्यूज। करिए जरा फटाफट से, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। 5, 6, 6 भाषाएं नहीं होती भाई। याद है मैंने सी के बारे में कुछ बताया था, भूल गए तो दोबारा सुनो। देखो, नॉर्मली कंप्यूटर की दो ही भाषा होती हैं, हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज। अब दो तो ऑप्शन में है नहीं, तो फिर हम 3 करेंगे। क्यों करेंगे 3, देखो होता क्या है, एक तो मैंने आपको बताया लो लेवल लैंग्वेज होती है, निम्न स्तरीय भाषा। एक मैंने आपको बताया उच्च स्तरीय भाषा होती है, हाई लेवल लैंग्वेज। एक होती है मिडल लेवल लैंग्वेज। मिडल लेवल लैंग्वेज वो भाषाएं होती हैं जिसमें कुछ अंश तो लो लेवल के होते हैं और कुछ अंश हाई लेवल के होते हैं। दोनों के कुछ कुछ पार्ट्स होते हैं, कुछ पार्ट इसके होंगे, कुछ पार्ट इसके होंगे। सी एक मिडल लेवल भाषा है, लेकिन देता नहीं ऑप्शन में, इसलिए हम उसको हाई लेवल लैंग्वेज करके आते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अब आप ये भी पूछ सकते हो कि मैम अगर ऑप्शन में दोनों आ जाए, ऑप्शन में 2 भी आए 3 भी आए, फिर हम किसको लगा कर आएंगे, फिर आप आंसर 2 को ही लगाओगे। आधिकारिक रूप से केवल 2 ही भाषाएं होती है, लो लेवल और हाई लेवल। लेकिन अगर 2 ऑप्शन में नहीं है तो फिर मिडल लेवल को भी घुसा देंगे और ये 3 भाषाएं बन जाएंगी। क्लियर है। सी भाषा को 1972-71 या 70s के दशक में डेनिस रिची नामक व्यक्ति के द्वारा इन्वेंट बनाया गया था। ठीक है, आविष्कार किया गया था, बनाया गया था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो। इंटरप्रेटर, कंपाइलर और असेंबलर, इनमें से किस प्रकार के अनुवादक हैं। कितने प्रकार के अनुवादक हैं, ये क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, तो बड़ा आसान पूछ रहा है ये। बताना जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से करके बताइए। इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या होगा, ये बहुत ही आसान पूछ लिया इसने क्वेश्चन, बहुत आसान जिसे कहते हैं। ठीक है,
चलिए करिए जरा, बताइए फटाफट से इसका आंसर क्या हो जाएगा। हाँ, मिडिल लेवल लैंग्वेज होती है जिसमें दोनों आती हैं, मिडिल लेवल के अंदर लो लेवल भी आती है और हाई लेवल भी आती है। डेनिस रिची बिल्कुल सही है। आंसर 3 नहीं दिख रहा, मतलब इसमें भी गड़बड़ कर रहे हो, हे राम क्या होगा। हाँ भाई साफ साफ दिख रहा है, इंटरप्रेटर, कंपाइलर और असेंबलर, ये 3 टाइप के ट्रांसलेटर नहीं होते हैं, इसमें भी 4-5 कर रहे हो। 3 प्रकार के ये ट्रांसलेटर होते हैं। ट्रांसलेटर मैंने आपको बताया ही, असेंबलर असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में चेंज करता है, कंपाइलर इंटरप्रेटर दोनों हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी भाषा में चेंज करते हैं। एक साथ भाषा चेंज करनी है तो कंपाइलर का इस्तेमाल करोगे, एक एक लाइन में भाषा चेंज करनी है तो इंटरप्रेटर का इस्तेमाल किया जाता है। C++ में कंपाइलर काम करता है। ठीक है, चलिए आगे। ये पूरा का पूरा सिस्टम आता है आपका उससे, सॉफ्टवेयर से आता है। मुख्य तौर पर अगर देखा जाए तो सॉफ्टवेयर होते हैं 2 प्रकार के। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसके बिना सिस्टम चल ही नहीं सकता, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, चला लोगे आप बिना इसके अपने सिस्टम को? नहीं। जैसे कंपाइलर हो गया, असेंबलर हो गया, इंटरप्रेटर हो गया, तो ये भी इसी के अंदर आएंगे। लिंकर लोडर हो गए। एक सॉफ्टवेयर होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिनको आप अपनी या जिनको यूजर अपनी जरूरत के अनुसार डाउनलोड करता है, जरूरत खत्म तो डिलीट कर देगा, सिस्टम से कोई लेना देना इसका नहीं होता। जैसे फोटोशॉप हो गई, भी गोरा चिट्टा दिखना है तो बिल्कुल फोटो में पूरी की पूरी जड़ी बूटियां लगा दोगे। या जैसे MS ऑफिस हो गया, जरूरत है तो डाउनलोड कर लो, जरूरत खत्म तो डिलीट कर दो, इसका सिस्टम से कोनो लेना देना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, अ टेबल कंसिस्ट ऑफ, एक टेबल किससे बनी हुई होती है? एक टेबल इनमें से किससे बनी हुई होती है? बताइए जरा इसका आंसर क्या हो जाएगा। करिए जरा फटाफट से। बिल्कुल, कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ोगे तभी फायदा देखने को मिलता है। या जिन बच्चों ने एग्जाम दे दिया है जिसमें कंप्यूटर आया था, आप उनसे पूछ सकते हो। दिशांत त्रिवेदी जी उनके लिए ही है, जो बच्चे राजस्थान कांस्टेबल का पेपर देकर आए थे। जिन बच्चों ने 14 मई को सेकंड शिफ्ट में पेपर दिया था, तो वो बच्चे अब दुगनी तैयारी के साथ पेपर देना, उसको रद्द कर दिया गया है, लीक हो गया था पेपर, तो उसको दोबारा से अच्छे से देखे आना। टेबल में रो और कॉलम दोनों होते हैं। ऑप्शन C विल बी द राइट आंसर। अब इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें बन जाएंगी। मुझे ये बताइए कि MS वर्ड में मिनिमम कम से कम कितनी रो और कितने कॉलम होने चाहिए? बताइए। ऑप्शन ले लेना 1 1, ऑप्शन ले लेना 2 2, ऑप्शन ले लेना 1 2, ऑप्शन ले लेना 2 1। MS वर्ड में कम से कम कितनी रो और कॉलम होनी चाहिए कि टेबल बन जाए? करिए जरा फटाफट से, बताइए इसका आंसर क्या होगा। बातें बाद में, बिल्कुल जो भी आप बोलोगे डेफिनेटली मैं आपकी बातें सुनूंगी और उसका आंसर भी दूंगी, पर अभी खैर पढ़ लो, क्लास के बीच में बातें नहीं करनी, ना मुझसे ना किसी और से। तो कम से कम अगर बोलता है तो एक रो और एक कॉलम की भी टेबल बन जाती है, छोटू सी डिब्बा बन जाएगा, सेल। और अगर बोले ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम, फिर क्या करोगे? तो रो तो हम अनलिमिटेड ले सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं होती, कितनी भी रो ले लो, लेकिन कॉलम की संख्या केवल 63 ही ले सकते हैं। याद रखना, ये MS वर्ड की बात हो रही है। ठीक है जी, आगे चलें। नेक्स्ट, मेल मर्ज में कितने घटक होते हैं? मेल मर्ज हैज हाउ मेनी टाइप ऑफ कंपोनेंट्स? मेल मर्ज में कितने घटक होते हैं? करिए जरा क्वेश्चन नंबर 8 को बताना है इसका आंसर क्या हो सकता है। मेल मर्ज में कितने कंपोनेंट होते हैं? करना है जरा फटाफट से आंसर, बताइए इसका क्या हो जाएगा। आंसर आना स्टार्ट भी हो चुका है। ओके, मेल मर्ज में केवल तीन घटक होते हैं। मेल मर्ज में 3 घटक होते हैं, और वो 3 कौन कौन से घटक होंगे उसके बारे में लिखना। मेन डॉक्यूमेंट, जो मुख्य डॉक्यूमेंट होता है, एक तो वो हो जाएगा, लिखो यहां पर 3 घटक कौन कौन से होंगे। तो पहला हो जाएगा आपका मेन डॉक्यूमेंट, मेन दस्तावेज जिसपे चीजें लिखी जा रही हैं। दूसरा हो जाएगा डेटा सोर्स, जिसके अंदर आप चीजें लिख रहे हो।
और तीसरा हो जाएगा डॉक्यूमेंट, कंबाइंड डॉक्यूमेंट। दोनों चीज को आपस में कंबाइंड कर दो। इन तीनों चीजों को मिलाकर आप एक मेल मर्ज क्रिएट कर पाते हो। मेन डॉक्यूमेंट, डेटा सोर्स और कंबाइंड डॉक्यूमेंट, ये तीनों इसके मेन कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, मेलिंग के अंदर मेल मर्ज का ऑप्शन आता है MS वर्ड में। आगे चलते हैं। मेल मर्ज प्रक्रिया का आपका प्रारंभिक बिंदु, मेल मर्ज प्रक्रिया के सबसे स्टार्टिंग में कौन सा पॉइंट आता है? अब देखो, अगर ये पता ही नहीं हो फिर कैसे करके आओगे एग्जाम में? अभी हालांकि मैंने आपको बता भी दिया है, कंबाइंड डॉक्यूमेंट और मर्ज डॉक्यूमेंट एक ही बात होती है। मर्ज का मतलब भी जोड़ना होता है, कंबाइंड का मतलब भी जोड़ना होता है। चलिए, मेल मर्ज में पहली प्रक्रिया क्या होती है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, अभी पीछे लिखा है हमने, इसलिए हर एक चीज को रिलेट करके पढ़ना जरूरी है। मेल मर्ज में 3 प्रक्रिया होती है। सबसे पहला आता है आपका मेन डॉक्यूमेंट, मुख्य डॉक्यूमेंट जिसमें चीजें लिखी जा रही हैं। दूसरे नंबर पर आता है डेटा सोर्स, क्या क्या चीजें आप लिख रहे हो। तीसरे नंबर पर आता है कंबाइंड डॉक्यूमेंट, चाहे आप इसको कंबाइंड कह लो चाहे मर्ज कह लो, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो पूछ रहा है आपसे कि इसका प्रारंभिक बिंदु क्या होता है, तो मेन डॉक्यूमेंट होता है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन ए इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अब यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता फिर बता नहीं पाते, क्योंकि आपको बेसिक नहीं पता होता है ना, तो इसलिए चीजों को नोट किया करो। अभी भी आप चीजें पढ़ रहे हो ना, तो आधे बच्चे तो ऐसे होंगे जो केवल पढ़ रहे हैं, हम तो शक्तिमान है, हमें सब कुछ दिमाग में आता है। नहीं, फिर भी कॉपी बनाओ पतली सी। मैं जो भी क्वेश्चंस करवाती हूँ डेली 30 क्वेश्चन करते हैं, 25-20 क्वेश्चन करते हैं, उसको नोट किया करो, वही तो हेल्प करेंगे लास्ट मोमेंट पे। अनुवादक कितने प्रकार के होते हैं, ट्रांसलेटर कितने टाइप के होते हैं, बस क्वेश्चन को ही घुमाकर दिया गया है। बताओ जरा क्या होगा। ट्रांसलेटर कितने प्रकार के होते हैं, बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा। क्या हो सकता है इसका आंसर, जल्दी से करके बताना है। और कौन कौन से होते हैं ये भी बताना। ट्रांसलेटर 3 प्रकार के होते हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। ट्रांसलेटर किस प्रकार के सॉफ्टवेयर के अंदर आता है, तो ट्रांसलेटर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ट्रांसलेटर कैसे सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इनके बिना सिस्टम काम कर ही नहीं सकता। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट देखो। C++ कैसी भाषा है, हाई लेवल, 4th जनरेशन, लो लेवल, पहला और दूसरा दोनों। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, करिए जरा इसका आंसर, करिए जरा जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। C++ कौन सी भाषा है? हाँ जी, ये तीनों क्या होते हैं, ये तीनों ट्रांसलेटर के अंतर्गत आते हैं। C++ के बारे में बताओ जरा, फ्लोर वाला क्वेश्चन डेफिनेटली बताती हूँ उसको, रुक जाओ भाई रुक जाओ। C++ एक उच्च स्तरीय भाषा होती है, उच्च स्तरीय भाषा जिसको हाई लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। C++ को 1980 में बजार्ने स्ट्रेस्ट्रुप नामक व्यक्ति के द्वारा, C++ को देखो कितना प्यारा नाम है, बाजार में गए थे ये स्ट्रॉ खरीदने, ठीक है, तो बाजार ने स्ट्रेस्ट्रुप नामक व्यक्ति के द्वारा 1980 में इस भाषा का निर्माण किया गया। प्रोग्रामिंग भाषा प्रोग्रामिंग बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यह भाषा आंसी सी और टर्बो सी का एडवांस वर्जन है। ये भाषा आंसी सी और टर्बो सी का एडवांस मतलब सी का एडवांस वर्जन है। क्लियर है? इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको OOP कहते हैं, उप्स, जिसकी फुल फॉर्म होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी आती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंतर्गत भी आती है। क्लियर है? एक और चीज इसके अंदर कौन सी हेडर फाइल का इस्तेमाल किया जाता है काम करने के लिए? स्टार्टिंग कहां से करोगी? तो किसी भी प्रोग्रामिंग के अंदर स्टार्टिंग मेन फंक्शन से होती है।
किसी भी प्रोग्रामिंग के अंदर स्टार्टिंग जो होती है ना, जो कंपाइलर प्रोग्राम को पढ़ना शुरू करता है वो मेन फंक्शन से पढ़ना शुरू करता है। कौन सी हेडर फाइल, किस फाइल का इस्तेमाल किया जाता है कि प्रोग्रामिंग के वक्त हेल्प कर सके? तो एक होती है हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम डॉट एच, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम डॉट एच। एक होती है हैश इंक्लूड कॉनियो कंसोल, कंसोल डॉट एच, कॉनियो डॉट एच। ठीक है, इस हैश को क्या बोला जाता है? प्री प्रोसेसर, प्री प्रोसेसर। क्लियर है? हर एक शब्द जरूर या तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो या लिख लिया करो। आगे चलते हैं। मेल मर्ज इनमें से किसकी एक विशेषता है? मेल मर्ज इनमें से किसका एक फीचर है? MS एक्सेल का, MS पावर पॉइंट का, पहला और दूसरा दोनों का, या MS वर्ड का? करिए जरा इसका आंसर, करिए जल्दी से। क्या होगा आंसर? हमारे यहाँ बारिश हो रही है भाई। आकाश प्रजापति कहां से हो? कहां हो रही है बारिश? जरा सी भेज दो यहां भी। हाँ, कॉनियो एसटीडियो, कॉनियो एसटीडियो जो होती है ना, एसटीडियो ये सी की प्रोग्रामिंग, सी की फाइल होती है भैया, सी की फाइल होती है एसटीडियो, और IO स्ट्रीम C++ की हेडर फाइल होती है। ठीक है, MS वर्ड आना स्टार्ट हो चुका है। ऑप्शन सी भी आंसर आ रहा है। शुक्र मनाओ यहाँ पे ऑल ऑफ दी अबव नहीं है, नहीं तो आप ऑल ऑफ दी अबव ही कर देते। अभी आप मेल मर्ज किस में पढ़ रहे हो? कल भी पढ़ा था आपने, MS वर्ड का पार्ट होता है ये। मेल मर्ज MS वर्ड का पार्ट होता है। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। मुझे एक बात बताओ, MS वर्ड में अगर आप फाइल को कोई नाम नहीं देते तो ये अपने आप से क्या नाम लेती है? document1। MS वर्ड की फाइल के पीछे अपने आप से DOC लिखा हुआ आ जाएगा। ये 2007 का पहले का फाइल एक्सटेंशन था। 2007 और 2007 के बाद से DOC X होने लग गया, एक्सटेंड कर दिया गया। X का मतलब होता है एक्सटेंडेड फॉर्म। पूछा जाता है X की फुल फॉर्म क्या होती है, तो X का मतलब होता है एक्सटेंडेड फॉर्म, एक्सटेंडेड, और बढ़ाकर इसके अंदर नए फीचर्स जोड़े गए थे। ठीक है, और फॉन्ट का साइज बताओ, कम से कम कितना, ज्यादा से ज्यादा कितना होता है? फॉन्ट का मतलब होता है अक्षर। MS वर्ड में जो चीजें लिखते हैं उस फॉन्ट का साइज बताइए एक बार, ज्यादा से ज्यादा कितना होता है, कम से कम कितना होता है? जब मैं पूछूं आंसर कर दिया करिए तुरंत। C++ लैंग्वेज में इनपुट आउटपुट फंक्शन होते हैं नहीं होते? क्यों नहीं होते? सी आउट आउटपुट के लिए, सी इन इनपुट के लिए होते हैं भाई। बिना इनपुट आउटपुट फंक्शन के कैसे काम कर लोगे? साइज जो फॉन्ट का मतलब अक्षरों का होता है, तो जो एप्लीकेशन आपको प्रोवाइड करवाती है, छोटे से छोटा 8, बड़े से बड़ा 72, और जो हम लिखकर मैन्युअली लिख सकते हैं वो छोटे से छोटा 1, बड़े से बड़ा 1638, 38। क्लियर है? आगे चलें। मशीनी भाषा पर निर्भर भाषा, इनमें से कौन सी भाषा मशीनी भाषा पर डिपेंडेंट है? करिए जरा फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 13, विच लैंग्वेज इज मशीनी लैंग्वेज मतलब डिपेंडेंट लैंग्वेज? करना है जरा फटाफट से, बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? या किस भाषा को मशीनी भाषा भी कहा जाता है? या कौन सी भाषा मशीनी भाषा पे आती है? किसी भी तरीके से पढ़ सकते हो क्वेश्चन को। ये कौन और क्या बोल रहे हैं? हाँ, विवेक सर ने धोखा दिया है। बस आप लोगों की ना यही जो कथन होते हैं ना, इस कथन को सुन के ही ना फिर मैं क्या ही बोलूं। हाँ, एक तो विवेक सर गए, आप लोगों के लिए ही गए थे, जाहिर सी बात है। 5 दिन तक वहां रहे भी, मतलब उन्होंने कुछ खाया भी नहीं, पानी भी शायद 1 दिन बाद ही पिया होगा। तो ये सब चीजें करने के बाद फिर उनको पुलिस भी लेकर चली गई, नजरबंद कर दिया गया एक तरीके से। फिर मतलब जो भी था, जो भी केस था वो, बट एक तरीके से आप लोगों की आवाज उठाई गई थी, प्रशासन से बात की गई थी। फिर जब सारा स्टेटमेंट सर ने आपको दे दिया तो उसके बाद आप कहते हो कि बिक गए। मतलब क्या ही कर सकते हैं। फिर पढ़ने पर ध्यान दे लो, ठीक है, बिकने खरीदने पर ध्यान ना ही दोगे तो अच्छा रहेगा। चलिए जी, मशीनी भाषा, इनमें से कौन सी भाषा मशीनी भाषा पर ही सम्मिलित है? तो लो लेवल लैंग्वेज, या बोल सकते हो निम्न स्तरीय भाषा, क्योंकि लो लेवल लैंग्वेज के अंदर ही मशीनी भाषा भी आती है और असेंबली भाषा भी आती है। क्लियर है? पढ़ लो, यहां पर कोई गॉसिप मत करो और यहाँ पे कोई राजनीति ना करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
चलिए, इनमें से कौन सा फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है, पूरे विश्व का सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर? ये तो बहुत पहले का दे दिया, अब तो क्या बहुत सारे आ गए। चलो इनमें से बताओ, इनमें से सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, बताइए जरा। इनमें से सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, बताओ जरा फटाफट से। अरे पढ़ लो, बताओ जल्दी से। आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से, निम्नलिखित में से बताओ। हालांकि अब तो बहुत सारे बनने लग गए हैं कंप्यूटर, निम्नलिखित में से बताइए। आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। तहाने A1, तहाने A1, बिल्कुल विश्व की बात कर रहा है ना, पूरी दुनिया की बात कर रहा है। इनमें से सबसे तेज चलता है तहाने A1। इसके बाद तो बहुत सारे सुपर कंप्यूटर आए थे आपके। आज के टाइम में अगर बात करते हैं तो हम फुगाकू, हालांकि यूएसए और तेज कंप्यूटर बना रहा है, अभी वो उस पर काम चल रहा है, पब्लिश नहीं हुआ, तो अभी हम इसको ही मान के चलेंगे। फुगाकू जो कि जापान के द्वारा बनाया गया सुपर कंप्यूटर था आज की डेट में। ठीक है, आगे चलो नेक्स्ट। देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर? माइक्रो कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? अगर ऑप्शन में ये दे दिया जाए तो क्या करेंगे आप? माइक्रो कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? हाँ, फुगाकू बिल्कुल ठीक, बट उनमें से जापान का है फुगाकू, मैंने याद भी करवाया था जापान के फूफा जी से, याद है जापान के फूफा जी। ठीक है, भारत का कौन सा है सुपर कंप्यूटर? परम प्रवेग। और नॉर्मली देखा जाए तो प्रत्यूष और मिहिर। भारत के द्वारा बनाया गया पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ था। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 था। ठीक है, तो माइक्रो कंप्यूटर को बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक आ जाते हैं पीसीज, पर्सनल कंप्यूटर, एक आ जाते हैं लैपटॉप की फॉर्म में, नोटबुक, टैबलेट, वो सब इसी के अंदर, और एक आ जाते हैं स्मार्टफोन के अंदर। ठीक है, चलो आगे चले। माइक्रो कंप्यूटर जिनको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। टॉप एंड डैश एंड बॉटम आर द नेम ऑफ वर्टिकल अलाइनमेंट इन टेबल। मैंने आपको बताया भी था कि टेबल के अंदर कितने प्रकार से आप चीजों को दिखा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? आपका समय शुरू होता है अब। करिए जरा इसका आंसर क्या हो सकता है। हाँ जी, करिए जरा फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या होगा। एक तो टॉप में लिख सकते हैं चीजें, एक बॉटम में लिख सकते हैं, और एक होता है सेंटर में। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, सेंटर इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो खैर कर दोगे आप, इसमें और मैं क्या ही पूछूं। अच्छा चलो, इसमें मैं आपको ना एक वो करवाती हूँ क्वेश्चन, इसको करना एक बार करो। इजीएस्ट क्वेश्चन है, लेकिन एक क्वेश्चन मैं दूंगी इसके ऊपर आपको करने के लिए। कंप्यूटर इनमें से केवल कौन सी भाषा समझ सकता है? कंप्यूटर के दिमाग में, दिमाग तो खैर कंप्यूटर में होता है मशीन वाला सीपीयू, कंप्यूटर केवल कौन सी भाषा समझता है ये तो आप बताओगे। मुझे ये भी बताइए कि 101 बाइनरी में दे रखा है, जरा इसको चेंज करना डेसिमल में कितना आएगा। जिसको आता है वो भी करो, जिसको नहीं आता है थोड़ा वेट करो, मैं बताती हूँ। कंप्यूटर केवल मशीनी भाषा डायरेक्टली समझता है, अदरवाइज और भाषा समझने के लिए इसको भाषा अनुवादक का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब यहां पर आपको दे रखा है 101, ये बाइनरी में है, चेंज करना है डेसिमल में। कैसे करते हैं? पीछे से आगे की तरफ एक का मल्टीपल करते जाओ, एक, एक दूनी 2, 2 दूनी 4, आगे पूछता तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, 256 दूनी 512, ऐसे करते करते चले जाते। लेकिन केवल यहीं तक है तो यहीं पर रोक देंगे। 0 के पास जो वैल्यू रखी है उसको काट दो, 1 के नीचे जो वैल्यू है उसको जोड़ दो, 4 में 1 को जोड़ोगे आ जाएगा 5, 5 विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? 5 इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, 5 विल बी द राइट आंसर। ये होता है जब आपसे चेंज करवाया जाता है, कन्वर्ट करने के लिए बोलता है, कन्वर्जन बोला जाता है। ठीक है जी, आगे चलो। वी कैन चेंज टेबल डिजाइंड बाय, हम टेबल के डिजाइन को बदल सकते हैं। इनमें से किसके द्वारा टेबल के डिजाइन को बदला जा सकता है? इनमें से किसके द्वारा? करिए जरा इसका आंसर। अरे
ढूंढ लेना सुदर्शन जी, मिल जाऊंगी मैं, ढूंढने से भगवान मिल जाते हैं। हाँ, आपको पीडीएफ अकाउंट ये सब चीजें नहीं मिलती। करिए जरा फटाफट से, बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो अगर आपको टेबल का डिजाइन बदलना है तो आप डिजाइन टैब पर जाकर टेबल के डिजाइन्स बदल सकते हैं। अब टेबल में डिजाइन कैसा होता होगा भाई, बॉर्डर कैसा चाहिए, टेबल बॉर्डर वाली चाहिए या टेबल में डबल बॉर्डर होनी चाहिए, टेबल नीले रंग की हो, बैंगनी रंग की हो, पीले रंग की हो, गुलाबी रंग की हो, वो सारे इसके डिजाइन्स होते हैं। ठीक है, टेबल में आप चाहते हो कि लाइन ना हो, बिना लाइन की टेबल बनी हुई हो, तो ये सब डिजाइन टैब के अंदर आपको देखने को मिलती है। आगे चलें, टेबल का बटन ऑप्शन इनमें से कौन से मेन्यू के अंदर या कौन से टैब के अंदर देखने को मिलता है, बताइए जरा जल्दी से, इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। टेबल का बटन ऑप्शन इनमें से किसके अंदर देखने को मिलता है। तो टेबल को इंसर्ट करना है, किसी फोटो को डालना है, टेबल को डालना है, पिक्चर्स को डालना है, सिंबल को डालना है, ये सारी चीजें अगर आप जोड़ना चाहते हो तो आप इंसर्ट टैब पर जाओगे, जो भी चीजें आपको डालनी है आप डाल सकते हो। क्लियर। विभिन्न भाषाओं के निर्देशों का मशीनी भाषा में अनुवाद करने वाला सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है या इसको किस रूप में जाना जाता है। द सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसलेट द इंस्ट्रक्शंस ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस इनटू मशीनी लैंग्वेज इज नोन एज, क्या कहलाएगा। करिए जरा जल्दी से, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। इंसर्ट, कोई भी चीज बात की जाए तो इंसर्ट के अंदर ही आएगी। अब यहां पर बोला हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी भाषा में अनुवाद करना है किसी और भाषा को, तो हम ट्रांसलेटर का इस्तेमाल करते हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। ठीक है, आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्क स्टेशन एक शक्तिशाली कैसा कंप्यूटर है। वर्क स्टेशन इज अ पावरफुल विच टाइप ऑफ कंप्यूटर, वर्क स्टेशन किस प्रकार का कंप्यूटर होता है। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, करिए जरा। देखो, वर्क स्टेशन कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है ग्राफिक्स को दिखाने के लिए। जैसे आपने मूवी देखी होगी, RRR मूवी देखी है किसी ने, वो शेर से लड़ता है, ठीक है, और भी बहुत सारे सीन है कि त्रिशूल होता है तो वो त्रिशूल को फेंकता है तो आग ही आग लगती चली जाती है। या बाहुबली मूवी देखी हो आप लोगों ने, उसके अंदर जो होता है चक्रा चलता है, ऐसा रथ है कि आगे चक्रा लगा हुआ है, वो चलता रहता है, आगे जो भी आता है वो कटता रहता है। तो बहुत सारी ग्राफिक्स होती हैं चीजों को दिखाना, कोई पहाड़ पे से कूद रहा है, कोई पानी में डूब रहा है, कोई पहाड़ी हाथ में लेकर, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ग्राफिक्स को दिखाने के लिए, 2D 3D डायमेंशंस को दिखाने के लिए वर्क स्टेशन का इस्तेमाल किया जाता है। वर्क स्टेशन एक सिंगल यूजर कंप्यूटर होता है, एक बार में केवल एक ही यूजर इस पर काम कर सकता है। ठीक है, हालांकि ये किसी भी प्रकार में नहीं आता, अलग से बोल सकते हैं ग्राफिक्स के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो वर्क स्टेशन का नाम ले लेते हैं। आगे चलिए, नेक्स्ट देखो। एनालॉग डिजिटल हाइब्रिड कंप्यूटर आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, कंप्यूटर को किस आधार पे बांटा जाता है कि कंप्यूटर के ये 3 पार्ट निकलते हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। क्या कंप्यूटर को उनके काम के आधार पे बांटा जाता है, उनके साइज आकार के आधार पे बांटा जाता है, उनके डिजाइन के आधार पे बांटा जाता है, या नेटवर्क के आधार पे बांटा जाता है। करिए जरा जल्दी से, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। कंप्यूटर को किसके आधार पे बांटोगे कि ये तीनों कंप्यूटर निकल के आएंगे, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। तो जब कंप्यूटर को हम उनके काम के आधार पे बांटेंगे तो ये 3 प्रकार के कंप्यूटर निकल कर आते हैं। क्योंकि कंप्यूटर के साइज के आकार पे बांटोगे तो फिर सुपर कंप्यूटर सबसे बड़े साइज का, उससे छोटा मेन फ्रेम कंप्यूटर, उससे छोटा मिनी कंप्यूटर और उससे सबसे छोटा माइक्रो कंप्यूटर। अगर कंप्यूटर को उनके डिजाइन के आधार पर बांटा जाए तो एक होता है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर जो केवल साइंटिस्टों के लिए बनाया जाता है, और एक होता है जनरल पर्पस कंप्यूटर जो सामान्य तौर पर हम लोगों के लिए बनाया जाता है। ठीक है, और नेटवर्क के आधार पर कंप्यूटर को नहीं बांटते हैं, वो नेटवर्किंग बांटी जाती है, लैंड मैन वैन बोला हो जाएगा। तो यहां पे ऑप्शन ए इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू, सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू, ये तो आप बताओगे। साथ में आपको बताना है कि कंप्यूटर की गति को किसमें मेजर किया जाता है, कंप्यूटर की स्पीड को किसमें मेजर किया जाता है। वन लाइनर है, कोई ऑप्शन नहीं होगा।
कंप्यूटर की स्पीड को किसमें मेजर किया जाता है? काहे नहीं लिख रहा है ये? कंप्यूटर की स्पीड को या गति को, कंप्यूटर की स्पीड को या गति को किसमें मेजर किया जाता है? बताइए जरा फटाफट से, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बिल्कुल करेक्ट है। सीपीयू, इसके बारे में बताओ जो मैं पूछ रही हूं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। सीपीयू ही कंप्यूटर का दिमाग होता है, ब्रेन होता है। और आजकल हमारे सिस्टम के अंदर सीपीयू को ही माइक्रो प्रोसेसर के नाम से जाना जाता है। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार कंप्यूटर की 4th जनरेशन के अंदर हुआ और पहला माइक्रो प्रोसेसर चिप इंटेल कंपनी के द्वारा बनाया गया, इंटेल 4004। क्लियर है? आगे चलो। बात कर रही थी मैं इसकी कि कंप्यूटर की स्पीड को किस में मापा जाता है? हर्ट्ज में मापा जाता है। HERTZ, हर्ट्ज में मापा जाता है। और आजकल के कंप्यूटर की स्पीड जो है वो गीगा हर्ट्ज में आ रही है। आजकल के कंप्यूटर की जो स्पीड है वो गीगा हर्ट्ज में है। क्लियर है? हालांकि इनको क्लॉक स्पीड भी कहा जाता है। इसमें MIPS भी आता है, मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, बट आफ्टर ऑल इसको हर्ट्ज में मापेंगे। गीगा हर्ट्ज आज के कंप्यूटर की स्पीड है। आगे चले। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रोम? रोम की फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रोम? रोम की फुल फॉर्म बताइए क्या हो सकती है? कंप्यूटर की बुक कब तक आएगी? इंतजार है सच में आप लोगों को कंप्यूटर की बुक का? आपसे ज्यादा मेरे को बहुत इंतजार है उसका। गीगा हर्ट्ज, बिल्कुल ठीक है। कंप्यूटर की बुक इस हफ्ते आ गई, मतलब आ गई क्या, आ जाएगी। ठीक है, चलिए जी बताइए जरा मेरे को एक बार फटाफट से। इजी है। रीड ओनली मेमोरी रोम की फुल फॉर्म होती है। कहां गया रीड ओनली मेमोरी? ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। मुझे एक बात बताओ, आप एक क्वेश्चन बताना है आपको कि फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल किसमें किया जाता है? फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल किसमें होता है? फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल किसमें होता है? ऑप्शन ले लीजिएगा। ऑप्शन ए पी रोम के अंदर, ऑप्शन बी एस रैम के अंदर, ऑप्शन सी डी रैम के अंदर, या फिर ऑप्शन डी सी मोस के अंदर। बताओ, फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल इनमें से किसके अंदर किया जाता है, या किसके अंदर इस्तेमाल होते हैं फ्लिप फ्लॉप? बताइए जरा। मोनू कुमार यादव जी, उसी के बारे में बता रही हूं मैं। संडे में पता चल जाएगा अगर कुछ होता है तो। फिशिंग का मतलब क्या होता है? फिशिंग का मतलब देखो, जैसे FISH होती है ना, मछली को पकड़ना, ऐसे ही फिशिंग जो PHI होती है कंप्यूटर में, उसका मतलब होता है मासूम लोगों को इंटरनेट पर जाल, मतलब जाल बिछाकर पकड़ना। कभी मैसेज आ जाता है आपको, जैसे आप इंटरनेट ओपन करते हो कि भाई, जैसे मैं अपना नाम लूं, हेलो प्रीति, आप जीत चुकी हो एक माइक्रोवेव, केवल थोड़ी सी डिटेल्स दे दो, हम माइक्रोवेव आपके घर में तुरंत पहुंचाएंगे। नहीं आता तो भाई उसको कैसे पता चला मेरा नाम? क्योंकि मैंने मेल आईडी उसमें ओपन कर रखी है, उसमें मेरा नाम भी है, उसमें मेरी ईयर भी है, डेट ऑफ बर्थ भी है, सारी चीजें है। तो वो यहां से पता करते हैं चीजें। और कुछ लोग कहां से पता करते हैं? जैसे आप अपने आप को रजिस्टर करवा देते हो, कहीं पर भी रजिस्टर करवा रहे हो, कोई भी शॉपिंग की है, पापा की परी है या फिर अम्मा की दुकान है, कोई शॉपिंग की आपने खोली वेबसाइट, वहां पर आपने अपना नाम वाम डाल के रजिस्टर कर दिया, तो आपका डेटा वहां से भी उठा लिया जाता है। तो ये बहुत चीजें होती है। ठीक है, तो ये होता है जाल फेंक कर सामने वाले मासूम बंदों को फंसाना, मासूमों को फंसाना। हम लोगों की बात नहीं कर रहा। फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल किसमें होता है? तो फ्लिप फ्लॉप ये SRAM के अंदर काम करते हैं। SRAM कितने बच्चों का आंसर था जरा बताओ मुझे। यहां पे किसी का आंसर था? यहां पे DRAM आंसर आ रहा है भाई। DRAM के अंदर ट्रांजिस्टर्स और कैपेसिटर्स थे। कहां हो? देखो, SRAM की फुल फॉर्म होती है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का एक प्रकार है SRAM, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसकी मेमोरी को बदला नहीं जा सकता। स्टैटिक का मतलब होता है मेमोरी फिक्स है। फ्लिप फ्लॉप SRAM के अंदर एक रजिस्टर है जिनका काम होता है इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक करंट को सप्लाई करना, ट्रांसफर करना डेटा को। करंट के सहारे ही डाटा ट्रांसफर होता है।
ठीक है। डी रैम डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसमें चेंज हो सकता है। इसके अंदर कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता है, कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल होता है। सीमोस होती है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर चिप, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर चिप। इसका काम क्या होता है, तो आप अपने सिस्टम में देखते होंगे हमारे मोबाइल फोन में या कंप्यूटर में अपने आप डेट चेंज होती रहती है। अभी 11:47 हो गए, तुरंत चेंज हो गए 11:48 हो जाएंगे। आज 19 मई है, कल दिखाएगा 20 मई है। कैसे पता चल रहा है कंप्यूटर को, क्योंकि उसमें सीमोस लगी हुई है। सीमोस चिप होती है जो टाइम और डेट को चेंज करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके अंदर एक बैटरी भी होती है। अगर आपका फोन स्विच ऑफ है या सिस्टम स्विच ऑफ है तो भी वो अपना काम जारी रखता है, क्योंकि सीमोस बैटरी में कुछ करंट अपने आप में वो एब्जॉर्ब स्टोर करके रखता है, जरूरत पड़ने पर काम कर सके। पीरोम होती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें डेटा केवल एक बार लिख सकते हैं, वंस राइट वंस रीड मैनी, लेकिन उस डेटा को पढ़ा कई बार जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, बेसिक और जावा, इनमें से कौन सी क्या है, इनमें से किसके उदाहरण है? बेसिक और जावा इनमें से किसके उदाहरण हैं? करिए जरा, इसका आंसर क्या होगा? दिल्ली पुलिस के लिए कुछ बताइए। अभी मैं अच्छा अभी 50 तो जाने दो, मैंने बोला आपसे 10 मिनट पहले मैं क्लास को यहां पर चीजें समझाना बंद कर दूंगी, फिर आप पूछ लेना। बताइए जल्दी से, राधे राधे। बाद में बात कर लेना कौन कौन है। प्रवीण बबली, बाद में बात करो भाई। हाँ, वंस राइट लिखा एक बार जा सकता है, डेटा को पढ़ा कई बार जा सकता है। भाई कौन है? सुरभि नेहा, आशीष पढ़ो। ठीक है, कुछ बच्चे तो केवल आंसर देते हो, कुछ बच्चे बातें ही खत्म नहीं होती आप लोगों की। हाँ चलो, किट्टू, शिवांगी, अनिल, रूपा, विष्णु, बिल्कुल सही आंसर यहां पर आना स्टार्ट हो चुका है। आफत की गुड़िया, देखो क्या हो जाएगा इसका आंसर, पहले बताओ। दिल्ली पुलिस के बारे में बच्चा अभी थोड़ा सा रुक जाओ, मैं बताती हूँ आपको, दिल्ली पुलिस के बारे में सारी चीजें बताती हूँ। ठीक है, करिए जरा इसका आंसर फटाफट से। यहां पे कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा? तो आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। देखो, बेसिक और जावा, सी प्लस प्लस, ओरेकल, ये सारी की सारी आपकी क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है, HLL है। बेसिक की फुल फॉर्म होती है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। बिगिनर्स ऑल पर्पस, नींव की भाषा है ये, सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ये फुल फॉर्म होती है बेसिक की। ठीक है, बेसिक भाषा को किसने किया? इसको बेसिक भी नहीं आता, याद किया था ना हमने, कैमिनी। बेसिक भी नहीं आता, कूट दो पकड़ के। तो कैमिनी नाम के व्यक्ति और कोड्स नाम के व्यक्ति, दो व्यक्तियों के द्वारा इस भाषा का आविष्कार किया गया था। क्लियर है? फिर आती है आपकी कौन सी? जावा भाषा। जावा का आविष्कार जेम्स गोजलिंग नामक व्यक्ति के द्वारा किया गया था, जो सन माइक्रो सिस्टम में काम करते थे, 1991 में किया गया था। तो जावा भाषा का आविष्कार जेम्स गोजलिंग नामक व्यक्ति के द्वारा किया गया था। एंड्रॉइड में प्रोग्राम बनाने के लिए इसका इस्तेमाल हुआ था, अब तो खैर हर जगह ही होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लैन? लैन की फुल फॉर्म क्या होगी? लैन की फुल फॉर्म बताइए जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लैन? करो जरा। बिगनर्स ऑल पर्पस, बिल्कुल ठीक है भाई। पढ़ाई से रिलेटेड बात क्या करो। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो पढ़ाई से अलग बातें करता है तो मैं यही बोलूंगी, उसका कमेंट इग्नोर कर दिया करो। मेरे को भी तो बहुत सारे कमेंट दिखते हैं, बट ये थोड़ा मैं कमेंट लेकर बैठ जाऊं, फिर तो पढ़ लिए आप और पढ़ा दिया मैंने। इग्नोर करो, ठीक है? दुनिया में बहुत ऐसी आपत्तिजनक चीजें होती हैं, इग्नोर करना चाहिए। लैन की फुल फॉर्म क्या होती है? लोकल एरिया नेटवर्क। 1 से लेकर 5 किलोमीटर तक के दायरे में लैन का इस्तेमाल किया जाता है। लैन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। 1 से 5 किलोमीटर के आसपास लोकल एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और सबसे बेस्ट इसका जो नेटवर्क आता है वो 2.5 किलोमीटर पर आता है। क्लियर है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, मैन का इस्तेमाल होता है 50 किलोमीटर तक के दायरे में, एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ना। और वाइड एरिया नेटवर्क ये तो पूरे विश्व में को जोड़ने का काम करता है, अनलिमिटेड, इसका कोई लिमिट ही नहीं है। ठीक है,
आगे चलें, चलो एक क्वेश्चन मैं होमवर्क का देती हूं फिर आपको। ये तो इजी सा है, कुछ अच्छा सा क्वेश्चन नहीं मिल रहा मुझे, चलो मैं अपने तरफ से दे दूंगी। क्वेश्चन नंबर 27, एक तो ये बताओगे आप कमेंट करके, अभी मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगी इसलिए यहीं पर ऑफ करती हूँ। और साथ ही में मुझे ये भी बताना आप कि पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा था, विश्व का पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा था, किसने बनाया। विश्व का पहला, याद रखना मैं विश्व की बात कर रही हूं, विश्व का पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन सा था और किसने बनाया। विश्व का पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था और किसने बनाया। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था और किसने बनाया। अगर सच में आप पढ़ रहे हो ना, कमेंट करने में मुश्किल से 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। आप मेरी बातें सुन के पढ़ो, मैं आपकी बातें सुन के पढ़ाऊंगी और यकीन मानना सिलेक्शन पक्का होगा। रही बात दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की, अगर आप पढ़ना चाह रहे हो और एग्जाम देना चाह रहे हो तो जरूर दो, मैं तो बोलूंगी अच्छा पेपर होता है और दिल्ली पुलिस सही ले रही है भाई। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ, बीच में खैर थोड़ा सा डिले कर दिया था इन्होंने, लेकिन फिर इन्होंने मतलब आराम से अपनी गाड़ी पटरी पर चढ़ा दी थी। सही चलती है दिल्ली पुलिस काम में। मतलब देखो यूपी पुलिस में क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। यूपी पुलिस में पद खाली होंगे, आपको इतने जिले दिख जाएंगे यूपी के अंदर। कितने जिले हैं जरा बताओ, कितने जिले हैं यूपी में। तो आपको इतने जिले दिख जाएंगे लेकिन पुलिस कम है, पद हैं खाली लेकिन फिर भी वैकेंसी नहीं निकालते। दिल्ली पुलिस में पद खाली होते हैं, तुरंत वैकेंसी आ जाती है। ठीक है, तो दिल्ली पुलिस सही चल रही है। अगर आप देना चाहते हो दो, 5 चीजें आती हैं इसके अंदर। रीजनिंग का आता है सेक्शन, मैथ्स आती है इसके अंदर, इंग्लिश आती है इसके अंदर, बहुत वो वाली इंग्लिश नहीं आएगी, ठीक ठाक आती है, और कंप्यूटर इसके अंदर पूछा जाता है, और जीके जीएस आती है। टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, 90 मिनट का पेपर होता है, 1.5 घंटे का पेपर होता है। ठीक है, तो तैयारी में जुट जाओ। फिर पहले सिलेबस निकालो। आप कहते हो मैम सिलेबस कहां से लें, अरे इंटरनेट पर आपको 50 चीजें मिल जाती है, सिलेबस नहीं निकाल सकते आप। सिलेबस प्रिंट आउट करवाओ, देखो कौन कौन से टॉपिक आते हैं। सितंबर 2022 बोला इन्होंने एग्जाम का, देखो सितंबर में ही हो जाएगा अगर सारी चीजें सही चल रही हैं तो पूरा एक टारगेट बना लो, एक बार रिवाइज कर लो, एग्जाम को देकर जरूर आना। ठीक है, 100 रुपए फीस है जर्नल वालों के लिए। क्लियर है। चलो कितनी क्लास हो चुकी दिल्ली पुलिस में, तो शायद ही पहली दूसरी होगी शायद। हाँ जी, डेली क्लास होती है दोपहर 1 बजे, आप लेते ही हो। प्लेलिस्ट है क्या, बिल्कुल बच्चा प्लेलिस्ट बनाई हुई है क्लास की, एक बार देखना। प्लेलिस्ट है बच्चा, प्लेलिस्ट है। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लूंगी, अगर नहीं है तो उसको और क्लियर करवा दूंगी। आप लोग क्लास में आते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्लास को लाइक भी कर दिया करो और अच्छा लगेगा। पता नहीं इतनी कंजूसी क्यों करते हो। हाँ, राजस्थान पुलिस में आपकी पढ़ाई हुई क्लास से क्वेश्चन आए थे मैम, अरे वाह, थैंक यू सो मच। चलिए, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं कल अपनी टाइम पर ठीक दोपहर 1 बजे और बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।